My dear students, welcome at Captain Batra classes. I expect that all of you are fine and enjoying your studies. आप सबको ये बात मालूम है कि हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारा पढ़ाने का शेड्यूल है उसमें मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ, वर्ड पार पढ़ाता हूँ और उसकी जो प्रैक्टिस होती है वो मैं आपको कराते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो वर्ड पार की लिस्ट में मैंने आपको अपने कई पिछले लेक्चर्स में आपको ये सिनोनिम पढ़ाया, एंटोनिम पढ़ाया और आप जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में सिनोनिम और एंटोनिम के साथ वर्ड पार में एक और चीज़ आती है, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये जो नॉन कमीशन एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें तो सीधा सीधा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, लेकिन एनडीए के एग्जामिनेशन में कभी कभी ये वन वर्ड के फॉर्म में आएगा और ज़्यादातर केसेस में ये सिनोनिम या एंटोनिम के फॉर्म में ही होता है। तो आपको इसका सिनोनिम या एंटोनिम प्रॉपर बताने के लिए उस पूरे वर्ड की प्रॉपर मीनिंग आनी चाहिए। तो आज हम लोग अपने वर्ड पार के अगले सीक्वेंस में आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने चल रहा हूं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह होता है कि एक पूरा सेंटेंस होगा और उस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, के लिए एक शब्द। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ समझनी है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी आपको उस पूरे वर्ड की जो सेंटेंस के बाद आपको उसकी मीनिंग बतानी होती है, तो उस पूरे वर्ड का एक्सप्लेनेशन यानी उसकी व्याख्या इसमें मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस लिस्ट में। मैं आपको एक टाइम पर ये आपके सामने 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा। इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम्पल आपको दूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से आप इसको याद रख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला जो वर्ड है वो है एमनीसिया। एमनीसिया की मीनिंग हिंदी में लिखी है याददाश्त का कम होना। इसका मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग एज बढ़ने के साथ या किसी बीमारी की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से या टेंशन डिप्रेशन की वजह से उनकी जो याददाश्त होती है वो कमज़ोर हो जाती है। जैसे आप देखिए अक्सर लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और ताला लगा करके निकले होते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनको भूल जाता है कि मैंने लॉक किया था कि नहीं किया था। वो लौट करके फिर आके देखते हैं कि ये लॉक लगाया था कि नहीं। तो एमनेसिया का मतलब यह है कि अगर आपकी मेमोरी कमज़ोर हो जाए, जिसको लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ मेमोरी, यानी याददाश्त का कम होना, और इसे हम क्या कहते हैं एमनीशिया। यानी एमनीशिया की मीनिंग क्या है लॉस ऑफ मेमोरी। आपको इसी तरीके से इसको याद रखना होगा। और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि हम अपने ओल्ड एज में या किसी बीमारी की वजह से या टेंशन की वजह से जब हमारी याददाश्त कम हो जाती है तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एमनीशिया। उसको हम एमनीशिया कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब क्या है? एथीस्ट मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में, ईश्वर के होने में विश्वास नहीं करता। आप जानते हैं बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं
जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो ये मानते ही नहीं कि इस संसार की रचना ईश्वर ने की है, इस संसार को चलाने वाला ईश्वर है। यानी जो ईश्वर के अस्तित्व में, उसके एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम एथीस्ट कहते हैं, उसको हम नास्तिक कहते हैं। अब अगर हम लोग इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और लें तो आप जानते हो इसका एक एंटोनिम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं थीस्ट। अब एथीस्ट का एंटोनिम होता है थीस्ट, और थीस्ट का मतलब यह है कि वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो ईश्वर के अस्तित्व में, ईश्वर के होने में विश्वास रखता है उसे हम थीस्ट कहते हैं। और जो ईश्वर के ना होने में विश्वास करता है कि इस संसार में ईश्वर है ही नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? एथीस्ट। तो दोनों वर्ड्स को आप एक साथ जाने कि थीस्ट का मतलब है कि वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और एथीस्ट का मतलब यह है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है। एक वर्ड होता है, वन वर्ड ये भी है, एक वर्ड है एग्नोस्टिक, और एग्नोस्टिक को हम हिंदी में कहते हैं अज्ञेयवादी। एग्नोस्टिक की हिंदी क्या होती है? इसका मतलब है अज्ञेयवादी। अब बहुत सारे लोग एग्नोस्टिक को भी एथिस्ट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि जो एग्नोस्टिक होता है वो ये कहता है वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के अस्तित्व के बारे में ना तो आप ये कह सकते हैं कि वो है और ना ही ये कह सकते हैं कि वो नहीं है। यानी जो लोग इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व साबित नहीं किया जा सकता, सिद्ध नहीं किया जा सकता, ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, यानी ना तो आप ये कह सकते हो कि वो है और ना ही ये कह सकते हो कि वो नहीं है, यानी उसकी सत्ता को ना तो आप नकार सकते हैं ना स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हम एग्नोस्टिक कहते हैं, उनको हम अज्ञेयवादी कहते हैं। तो आप यहाँ पर तीनों वर्ड्स को एक साथ समझिए। एथीस्ट का मतलब है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, थीस्ट का मतलब है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है, और एग्नोस्टिक का मतलब ये है कि जो ये कहता है कि ईश्वर के बारे में ना तो आप ये कह सकते हैं कि वो है और ना कह सकते हैं कि वो नहीं है, यानी उसके अस्तित्व के बारे में आप जान नहीं सकते। इसे हम एग्नोस्टिक कहते हैं। तो यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड, तीनों को आप कंपेयर करके एक साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एलियन। एलियन का मतलब है वन हु रिजाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ नेशन सिटीजन, यानी ऐसा व्यक्ति जो उस जगह पर, उस देश में रहता है जहां का वह नागरिक नहीं है, जहां का वो परमानेंट ड्वेलर नहीं है, जहां का वो रहने वाला नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? परदेशी कहते हैं, या उसे हम विदेशी भी कह सकते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो उस स्थान में रह रहा है जहां का वो रहने वाला नहीं है। सपोज दैट कि कोई आदमी अगर इंडिया से अमेरिका चला जाए तो वो अमेरिका में कौन कहलाएगा? वो अमेरिका में एलियन बोला जाएगा, वन हु रेजाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, यानी जहां का वो रहने वाला नहीं है, उस देश के लोगों के लिए वो क्या कहलाएगा? उसे हम एलियन कहते हैं। इसी तरीके से आप जानते हैं एक वर्ड होता है एमिग्रांट, और एमिग्रांट का मतलब क्या है? एमिग्रांट का मतलब यह है कि जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश में आप जा कर के सेटल हुए हैं, अगर आप वहाँ के रहने वाले नहीं हैं
तो आप उस देश के लोगों के लिए क्या कहलाएंगे, आप वहां के लिए इमिग्रांट बोले जाएंगे। तो इस प्रकार से एलियन का मतलब है कि वन हु रेजाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, यानी परदेसी विदेशी जो दूसरी जगह का है। तो ये मैंने आपको वर्ड्स आपसे डिस्कस किए। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी किसे कहते हैं? देखिए, ये जो ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी और बहुत सारे कृषि जिनमें लगा है, तो कृषि का मतलब क्या होता है? पहले हम लोग ये समझ लें कि ये जो CRACY कृषि लिखा हुआ है, इस कृषि का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, कृषि का मतलब होता है रूल। जैसे अगर हम लोग बोले डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में दो वर्ड है, डेमो और कृषि। जैसे हमने बोला एरिस्टोक्रेसी, जैसे हमने बोला कि मोनार्की, तो इस प्रकार से ये गवर्नमेंट के फॉर्म को दिखाते हैं। कृषि का मतलब है गवर्नमेंट का फॉर्म, यानी कहीं पर भी अगर ये CRACY कृषि लग करके आए तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ये किसी गवर्नमेंट के फॉर्म को बताता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि ऑटोक्रेसी किसे कहते हैं। तो ऑटोक्रेसी का मतलब है निरंकुश राज्य शासन। इसका एक्सप्लेनेशन है कि गवर्नमेंट बाय वन मैन, यानी ऐसी सरकार जिसको चलाने वाला व्यक्ति एक है। आप जानते हैं सरकार में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, मंत्री परिषद होती है जो उसको सलाह देती है, जिसके अनुसार राजा काम करता है, क्योंकि राजा हर विषय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा व्यक्ति, सरकार का, गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म जिसमें गवर्नमेंट बाय वन मैन, जिसमें एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा हो, वही सब कुछ हो, हु हैज अनलिमिटेड पावर, जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती हैं, यानी वो किसी की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। जैसे आपको बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में जो राजा होता है, चाहे आप उसको प्राइम मिनिस्टर कहिए, चाहे प्रेसिडेंट कहिए, अलग अलग गवर्नमेंट के फॉर्म में अलग अलग देशों में ये व्यवस्था अपनाई गई है। तो जो जैसे हमारे देश में अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो उसकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसकी सलाह के साथ ही प्राइम मिनिस्टर वो जो है अपने काम को आगे बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो राजा है उसको हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है, और अगर कोई व्यक्ति उस पूरे सिस्टम को ओवर रूल करके केवल अपनी ही बातें चलाए, तो ऐसी जो व्यवस्था होती है उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। उसका मतलब है गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज अनलिमिटेड पावर। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेट। तो आपने ऊपर ऑटोक्रेसी देखा, जैसे ऑटोक्रेसी है उसी तरीके से ऑटोक्रेट है। दोनों में डिफरेंस ये है, ये जो ऑटोक्रेट है ये एडजेक्टिव है, और ये जो ऑटोक्रेसी है ये नाउन फॉर्म में है। तो ऑटोक्रेट का मतलब क्या है? अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी से सलाह लिए अकेले सारी पावर्स को एक्सरसाइज करता हो, सारी पावर्स को अकेले यूज करता हो, उनका प्रयोग करता हो, सारे अधिकार उसी के हाथ में हो, तो ऐसी सरकार को ऑटोक्रेसी कहते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति है जो बिना किसी दूसरों की सलाह के अकेले रूल कर रहा हो, उसे हम ऑटोक्रेट कहते हैं। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग। कंसल्टिंग का मतलब जो बिना दूसरों की सलाह लिए क्या करता हो, ओपिनियन के, दूसरों की ओपिनियन के बगैर अकेले ही वो रूल करता हो, अपनी मनमर्जी चलाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोनॉमर। अक्सर आपने सुना होगा एस्ट्रोनॉमर,
एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड हैं, एक एस्ट्रोनॉमर होता है और एक जो होता है वो एस्ट्रोलॉजर होता है। दो शब्द होते हैं, एक होता है एस्ट्रोलॉजर और एक होता है एस्ट्रोनॉमर। दोनों में डिफरेंस है। जैसे इसमें लिखा है खगोलविद, खगोलविद का मतलब एस्ट्रोनॉमर, और एक होता है ज्योतिषी। तो ज्योतिषी में और एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर में दोनों में डिफरेंस है। एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर का मतलब है कि अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, यानी ऐसा इंसान, ये साइंस की ब्रांच होती है, ये ज्योग्राफी की ब्रांच है, भूगोल ज्योग्राफी में आप इसको स्टडी करेंगे कि एस्ट्रोनॉमर हम उसे कहते हैं जो सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में, इन सब के बारे में, ध्यान दीजिएगा, जो इन सब के बारे में स्टडी करता है और स्टडी करके अपने रिसर्चेस, अपने शोध आपके सामने रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ साइंटिस्ट, ये एक प्रकार का वैज्ञानिक है। यानी जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जो खगोलीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड मीन्स लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सभी क्या हैं? ये सब सेलेस्टियल बॉडीज है। ज्योग्राफी में इन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। और जो इनको स्टडी करता है और अपने रिसर्चेस को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजर किसे कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर उसे कहते हैं जो ये सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब को स्टडी करके जो किसी के फ्यूचर को बताता है, वन हु टेल्स फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ सन, मून, स्टार्स, इन सब के मूवमेंट के आधार पर, इन सब की गति के आधार पर एक कैलकुलेशन करके जो व्यक्ति किसी के भविष्य के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। जैसे अक्सर आप सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, या आप अपनी कुंडली जब बनवाने जाते हैं तो कुंडली बनवाने के लिए आप किसके पास जाते हैं? उस समय आप किसके पास जाते हैं? एस्ट्रोलॉजर के पास। और मौसम की भविष्यवाणी अगर करनी है, किसी सन, मून, किसी स्टार के बारे में अगर कोई रिसर्च प्रेडिक्ट करना है, तो वो कौन करता है? वो एस्ट्रोनॉमर कहता है। तो आज से आप इन दोनों ही वर्ड्स के बीच का डिफरेंस ध्यान रखेंगे कि एस्ट्रोलॉजर का मतलब है ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉजर का मतलब यह है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज के मूवमेंट के आधार पर किसी के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर का मतलब यह है कि जो इन सब को, सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स को जो स्टडी करता हो, ये एक साइंस की ब्रांच है और उनके बारे में रिसर्च अपने प्रेजेंट करता हो, उनको हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। क्लियर? ओके। तो अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब क्या है? आर्सेनल का मतलब है शस्त्र भंडार, यानी जहां पर हमारे शस्त्र, अस्त्र रखे हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आर्सेनल। जैसे आप जानते हैं आर्मीज होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट आर्मी हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के अपने वेपन्स होते हैं और ये अपने वेपन्स को एक प्लेस पर, एक जगह पर हाइड करके, छुपा करके रखते हैं। तो अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्युनिशंस आर स्टोर्ड, यानी जिस जगह पर हमारे वेपन्स, अस्त्र और उनसे रिलेटेड जो गोला बारूद है, वो सारी चीजें जिस जगह पर स्टोर करके रखी जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम आर्सेनल कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि
जो आर्मी होती है, एयरफोर्स, नेवी होती है, वो अपने अस्त्र शस्त्र को, उसका जो गोला बारूद है, एम्यूनिशन है, उस सब को लड़ाई के लिए सुरक्षित करके एक सुरक्षित प्लेस पे रखते हैं, और उस जगह को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्सेनल, उसको हम आर्सेनल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब है जो राजनीतिक अपराधी होते हैं उनको जो क्षमा दान दिया जाता है उसको हम एमनेस्टी कहते हैं। मैं इससे रिलेटेड आपको एक वर्ड बताता हूँ। आपने अपने जीके की किताब में एक वर्ड पढ़ा होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो होता है ये क्षमा दान करने की अंतरराष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी संस्था होती है। अगर कोई अपराधी, जो राजनीतिक अपराधी, ध्यान दीजिए राजनीतिक अपराधियों की बात हो रही है, जो राजनीतिक अपराधी होते हैं उनको क्षमा दान देने की जो सबसे बड़ी संस्था है वो कौन है, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है। तो एमनेस्टी का मतलब क्या है, एमनेस्टी का मतलब है कि अ जनरल पार्डन। पार्डन मीन्स होता है क्षमा दान, यानी किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके अपराध को माफ कर देने को हम पार्डन कहते हैं। अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल अफेंडर्स। अफेंडर्स मीन्स होता है अपराधी, यानी जो राजनीतिक अपराधी होते हैं उन अपराधियों के अपराध को क्षमा करने की जो प्रक्रिया होती है, जो तरीका होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी। तो एमनेस्टी का मतलब ये राजनीतिक अपराधियों को क्षमा प्रदान करने की एक प्रक्रिया होती है। और मैंने इससे रिलेटेड आपको एक और चीज़ बताई कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये वो संस्था है जो इंटरनेशनल जो न्यायालय होता है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट होता है, उससे रिलेटेड है। ये है एमनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेसडर। एम्बेसडर वर्ड में आपने अक्सर इस वर्ड को सुना होगा, एम्बेसडर की। अभी जब भी कोई किसी देश में टेंशन प्रिवेल होता है, जब भी किसी देश के जो उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, जब भी उसके इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो वहाँ का जो एम्बेसडर होता है वो दूसरे एम्बेसडर से या उस देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करता है। हर देश में जो हमारे मित्र देश होते हैं वहाँ पर हमारे एम्बेसडर्स होते हैं। तो एम्बेसडर का मतलब हिंदी में राजदूत, यानी हमारे देश को उस देश में रिप्रेजेंट करना, हमारे देश का जो बातें हैं उसको वहाँ ले जाके कम्युनिकेट करना, यानी एम्बेसडर जो होता है ये दो देशों के बीच में कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने वाला व्यक्ति होता है। तो एम्बेसडर का मतलब है राजदूत, जिसे हम कहते हैं अ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, यानी किसी विदेश में, किसी दूसरे देश में हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ की बातें, इस सरकार की बातें वहाँ पर वो कम्युनिकेट करता है, अपनी बातें ले जाकर रखता है। उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, उसको हम एम्बेसडर कहते हैं। एम्बेसडर को हिंदी में क्या कहते हैं, राजदूत। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो एम्बेसडर वर्ड है ये वन वर्ड के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ ही साथ ये स्पेलिंग के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन वर्ड के साथ साथ इसकी स्पेलिंग AMBASSADOR। वैसे आप इसको ऐसे भी ड्रिल कर सकते हैं कि अम्बेसाडोर, और फिर आप इसको प्रोनाउंस करते समय एम्बेसडर बोलिए। तो एम्बेसडर, इसकी स्पेलिंग नॉन कमीशन के एग्जामिनेशन में, एयरफोर्स नेवी के जो नॉन कमीशन के एग्जाम हैं उनमें इसकी स्पेलिंग भी अक्सर पूछी जाती है। तो ये मैंने आपको एम्बेसडर वर्ड बताया। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, और अगला जो हमारा वर्ड है वो है नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिगरी। एलिगरी के आगे आप देखिए लिखा है अ स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। इसका मतलब क्या है? अ स्टोरी का मतलब है कि ऐसी कहानी जिसमें जो आइडियाज होते हैं, जो विचार होते हैं, उन विचारों को इंसानों की तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप जब किसी चीज को सिंबलाइज करते हैं, किसी विचार को सिंबलाइज करते हैं, सिंबलाइज करने का मतलब किसी विचार को इंसान की तरह से प्रेजेंट कर देना, इंसान के रूप में प्रेजेंट कर देना, उसको हम एलिगरी कहते हैं। और एलिगरी को रूपक कहते हैं। रूपक को हम हिंदी में नाटक भी कहते हैं। और आपने रूपक अलंकार पढ़ा होगा। रूपक अलंकार का मतलब क्या है? जैसे अगर आपने किसी व्यक्ति को कहा कि यू आर लाइक अ लॉयन, यू आर लाइक अ लॉयन का मतलब यह है कि तुम शेर की तरह से बहादुर हो। अगर आप ये कह दें यू आर अ लॉयन यानी तुम शेर हो, तो यू आर लाइक अ लॉयन जो है ये सिमली है, और यू आर अ लॉयन ये रूपक है। रूपक का मतलब ये है कि हमने वहाँ पर जिससे हम कंपैरिजन कर रहे थे और जिसकी कंपैरिजन कर रहे थे वो उसको हमने समाप्त कर दिया। तो एलिगरी का मतलब यह है कि ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी जिसमें जो आइडियाज होते हैं, जो विचार होते हैं, उनको इंसानों की तरह से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। सीबीएसई बोर्ड में क्लास टेंथ में एक पोयम है। उस पोयम में दो कैरेक्टर हैं, एक है फ्रॉग और दूसरा है नाइटिंगेल। और जो फ्रॉग है ये एक चीटर का, एक डिसऑनेस्ट का और एक क्रुक्ड व्यक्ति का सिंबल है। और जो नाइटिंगेल है वो एक सीधे साधे, टैलेंटेड, भोली भाले व्यक्ति का सिंबल है। यानी सिंबल का मतलब यह है कि जब हम किसी प्रतीक के रूप में, किसी विचार के प्रतीक के रूप में बनाते हैं और उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं जैसे कि वो इंसान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसको हम एलिगरी बोलते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। अगला जो टर्म है ये है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब है अ लेटर और अ डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर। यानी ऐसा लेटर या ऐसा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब, डॉक्यूमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रपत्र। ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा लेटर जिसमें लिखने वाले का नाम मालूम नहीं होता, उसका नाम पता नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एनोनिमस कहते हैं। आप इसको और अगर छोटे में बनाना चाहें, क्योंकि आप पढ़ तो लेंगे इसको, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो ये जो सेंटेंस लिखा है उसे किस प्रकार से लिखता है। जैसे कई जगहों पर आपको मिलेगा कि हैविंग नो नेम। एनोनिमस का मतलब क्या है? एनोनिमस एनोनिमस मीन्स हैविंग नो नेम, यानी जिसका नाम मालूम ना हो। इसको बेनाम भी कहते हैं, गुमनाम भी कहते हैं। जैसे आप जब कोई मैक्सिम, कोई सूक्ति पढ़ते हैं, कोई प्रॉवर्ब आप पढ़ते हैं, अक्सर न्यूज़पेपर में आप देखिए तो न्यूज़पेपर में प्रॉवर्ब्स आती हैं, कहावतें, सूक्तियाँ लिखी होती हैं, और उन सूक्तियों के नीचे लिखने वाले का नाम लिखा होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी मैक्सिम्स होती हैं जिसमें लिखने वाले का नाम नहीं लिखा होता और नीचे लिखा होता अज्ञात। अज्ञात का मतलब उसका जो राइटर है उसका नाम मालूम नहीं है, और उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको हम इंग्लिश में एनोनिमस कहते हैं। यानी ऐसा लेटर, ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें लिखने वाले का नाम मालूम नहीं होता है, उसको हम एनोनिमस बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है एंटीसेप्टिक। अक्सर आप एंटीसेप्टिक वर्ड सुनते रहते हैं। एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं?
एंटीसेप्टिक का मतलब ये है कि जो जर्म्स को किल करने की ऐसी क्रीम, ऐसी दवा जो जर्म्स को किल करने का काम करती है, उसे हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। अ मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स डिकम्पोजिशन, यानी जो डिकम्पोजिशन का मतलब कोई चीज़ को सड़ाना। जैसे सपोज दैट कि कहीं पर अगर हमारी बॉडी में कहीं कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन का मतलब वो चीज़ वहाँ पर सड़ने लगती है, खराब होने लगती है, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो हमारे को एंटीसेप्टिक क्रीम यानी ऐसी क्रीम देता है जो कि जर्म्स को मारने का काम करती है। तो ऐसी दवा, ऐसी मेडिसिन जो जर्म्स को मारने का काम करती है, कीटाणुओं को मारने का काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। अगला जो टर्म है वो है एरिस्टोक्रेसी। अभी मैंने आपको इसके पहले आपको ये बात बताई कि कृषि अगर कहीं पर लगा है तो कृषि का मतलब क्या होता है? कृषि का मतलब है कि किसी भी प्रकार के शासन को, रूल को, राज्य को दिखाता होगा। जैसे वहां पर आपने ऑटोक्रेसी देखा था, अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां आप एरिस्टोक्रेसी देख रहे हैं। तो अब आप देखिए इसमें भी दो वर्ड है, एरिस्टो और कृषि। कृषि का मतलब है शासन। अब एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है? एरिस्टोक्रेसी का मतलब हिंदी में लिखा हुआ है कि शिष्ट जन। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है? अ गवर्नमेंट रन बाय द नोबिलिटी और द रिच एंड द इलाइट पीपल। इसको मैं इसकी हिंदी लिख देता हूँ। इसको हिंदी में हम एरिस्टोक्रेसी को हम हिंदी में कहते हैं कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब ये होता है जब ऊंचे वंश के लोग रूल करते हैं, जब ऊंचे वंश के लोग रूल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अ गवर्नमेंट रन बाय द नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब क्या होता है? नोबिलिटी का मतलब होता है कुलीन, यानी ऊंचा वंश। तो जब ऊंचे वंश के लोग शासन करते हैं या रिच लोग शासन करते हैं, अमीर लोग शासन करते हैं, या इलाइट को हिंदी में कहते हैं संभ्रांत। इलाइट का मतलब क्या है? संभ्रांत। संभ्रांत का मतलब यह है कि जैसे जो लोग ज़्यादा पढ़ लिख लिए या म्यूजिक के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में, किसी भी एरिया में अगर वो बहुत आगे निकल गए और उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए और वो हाई क्लास में हो गए, तो उसे हम इलाइट क्लास बोलते हैं। तो ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट जिसको ऊंचे वंश के लोग या अमीर लोग या जो संभ्रांत लोग हैं, जैसा मैंने आपको समझाया कि संभ्रांत होने के लिए आप किसी भी अपनी योग्यता के आधार पर, पैसों के आधार पर, अपनी किसी टैलेंट के आधार पर उस इलाइट क्लास में इंक्लूड हो सकते हैं। तो जब इस प्रकार के लोग रूल करते हैं तो उसको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। मैंने इसकी हिंदी आपको बताई कुलीन तंत्र। जैसे अगर मैं आपको इसे डेमोक्रेसी से कंपैरिजन करा दूं तो आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि रूल बाय द पीपल ऑफ, डेमोक्रेसी का मतलब है कि रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन होता है, यानी डेमोक्रेसी जो होती है उसमें जनता ही सर्वोपरि है, वही शासन करती है, अपने ऊपर शासन करती है और अपने लिए शासन करती है। यानी डेमोक्रेसी ये गवर्नमेंट का एक फॉर्म है। ठीक ऐसे ही ये जो आपका एरिस्टोक्रेसी है ये भी गवर्नमेंट का एक फॉर्म है। इसके पहले आपने ऑटोक्रेसी पढ़ा था, ये भी गवर्नमेंट का एक फॉर्म है। एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण किया और उसी में से एक ये भी है। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है? कुलीन तंत्र, यानी जब ऊंचे वंश के लोग शासन करें तो उसे हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है ऑडियंस।
अक्सर आप सुनते रहते हैं ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब क्या है? ऑडियंस मीन्स होता है श्रोतागण, क्योंकि अगर हम केवल श्रोता लिखेंगे तो श्रोता का मतलब है लिसनर। ऑडियंस जो होता है ये एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी ये सुनने वालों की सभा होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑडिटोरियम में बैठे हैं और उस ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और वो जो लिसनर्स का जो ग्रुप है, लिसनर्स की, सुनने वालों की, श्रोताओं की जो क्राउड होती है, उस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑडियंस कहते हैं। ये जो ऑडियंस है ये एक कलेक्टिव नाउन है और इसका मतलब है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी श्रोताओं की जो सभा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। बड़ा ही फेमस वर्ड है, ज़्यादातर विद्यार्थी इससे परिचित भी होते हैं। ऑटोबायोग्राफी, देखिए इसमें दो वर्ड है, एक है ऑटो और दूसरा है बायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब यह है कि ऐसी किसी के लाइफ की स्टोरी, किसी के लाइफ की स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाई सेल्फ, जिसको उसने स्वयं लिखा। सपोज दैट कि जैसे अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन के बारे में, वो स्वयं अगर अपने जीवन के बारे में वर्णन दे तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जैसे बहुत सारी जो महान लोग हुए हैं उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उन्होंने अपने जीवन के बारे में उन्होंने स्वयं लिखा हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों के बारे में, अपने जीवन की घटनाओं के बारे में, अपने करियर, अपने एजुकेशन के बारे में अगर वो खुद लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसी से अगर मैं ऑटो निकाल लूं तो ये वर्ड आपका बचेगा बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी जिसको किसी और ने लिखा हो तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। यानी इसमें दो वर्ड समझिए, बायोग्राफी का मतलब है स्टोरी किसी के जीवन के बारे में जो किसी और के द्वारा लिखी गई है, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब है कि स्टोरी जिसको उसने स्वयं अपने जीवन के बारे में, जिससे संबंधित है, उसने खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एवियरी। एवियरी को हिंदी में कहते हैं पक्षीशाला। पक्षीशाला का मतलब यह है लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी जहाँ पर पक्षियों को पाला जाता है, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, उस स्थान को, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उसको हम एवियरी कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ ये एवियरी लिखा हुआ है और ये नीचे एक वर्ड आपका एपियरी लिखा हुआ है। तो एवियरी और एपियरी में क्या डिफरेंस है? एवियरी का मतलब है कि जहाँ पर हम बर्ड्स को रखते हैं, और एवियरी का मतलब है जहाँ पर बर्ड्स को रखते हैं, और एपियरी का मतलब क्या है? प्लेस विद अ नंबर ऑफ हाइव्स वेयर बीज आर केप्ट, यानी जहाँ पर हम मधुमक्खियों को रखते हैं उसको हम एपियरी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मधुमक्खी शाला आप कह सकते हैं, या मधुमक्खी पालने का जो स्थान होता है उसको हम एपियरी कहते हैं। तो आप दोनों को एक साथ कंपेयर करके समझिए कि एपियरी का मतलब जहाँ पर बीज को रखा जाता है, जहाँ पर मधुमक्खियों को पालन किया जाता है, और एवियरी का मतलब है कि जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, पक्षियों को पाला जाता है, उसको हम एवियरी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? शरीर रचना विज्ञान, यानी साइंस की ऐसी ब्रांच, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज, यानी जो शरीर होता है हमारा, उस शरीर के बारे में, शरीर की रचना के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में हम साइंस की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। फिर से पढ़ लीजिए,
एनाटॉमी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज, यानी इंसानों के बॉडी के बारे में या जानवरों के शरीर के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वैज्ञानिक रूप से, ध्यान दीजिए वैज्ञानिक रूप से जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शरीर रचना विज्ञान कहते हैं, और उसको हम इंग्लिश में एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एनाल्जेसिया, और एनाल्जेसिया ये एक प्रकार की मेडिसिन होती है। एनाल्जेसिया किसे कहते हैं? एनाल्जेसिया का मतलब यह है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल अनकॉन्शियस, यानी ये जो है ये एक प्रकार से लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, सपोज दैट कि किसी को चोट लग जाती है, तो जब उसको चोट लग जाती है तो उसको ऐसी दवाएं दी जाती है जिससे कि जो दर्द उसे हो रहा है वो दर्द उसको फील ना हो। ऐसा नहीं कि वो दर्द हमारा कहीं चला गया, दर्द अगर कहीं पर चोट लग गई तो वो दर्द कहाँ चला गया। दर्द आप जानते हैं, दर्द हमें तभी होता है जब हम उस चीज़ को फील करते हैं। जैसे अगर हमारे इंसानों में फीलिंग होती है, हाँ, जानवरों में फीलिंग कम होती है, पेड़ पौधों में और कम फीलिंग होती है, पत्थरों में बिल्कुल फीलिंग नहीं होती। तो अगर हमें पेन होता है तो पेन हमें किस कंडीशन में होता है? पेन हमें तब होता है जब हम उस चीज़ को फील कर रहे होते हैं। जैसे हमारा जो दिमाग है, हमें कहीं पर चोट लगती है तो हमारा जो दिमाग है वो मैसेज भेजता है कि हमको यहाँ पर चोट लग रही, हमें ये फील हो रहा। तो जो आपके ये एनाल्जेसिया होते हैं, ये इस मेडिसिन का काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी के उस पार्ट से जहां पर हमें पेन हो रहा होता है वहां से हमारे दिमाग का कांटेक्ट ही काट देती है, यानी हमारा दिमाग उस चीज को फील करना बंद कर देता है। तो जब हमारा दिमाग उस चीज को फील नहीं करता तो हमारी फीलिंग खत्म तो पेन खत्म। यानी ये जो एनाल्जेसिया है, एनाल्जेसिया का मतलब है लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, यानी पेन को महसूस करने की क्षमता का में कमी होना, उसका कट जाना। वाइल स्टिल अनकॉन्शियस, अभी भी हम बेहोश हैं, अभी भी हम परेशानी में हैं, लेकिन हमने वो जिसको कि आजकल हम क्या कहते हैं, पेन किलर, जो हम पेन किलर लेते हैं तो हमारा सिर दर्द ठीक हो जाता है। कहाँ चला गया सिर दर्द? हमारे ब्रेन ने उसे महसूस करना छोड़ दिया उस दवा के इफेक्ट की वजह से। क्लियर? तो इस प्रकार से इसे हम एनाल्जेसिया कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है वो है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब, जैसे आपका एनाल्जेसिया है, इसके पहले मैंने आपको एंटीसेप्टिक पढ़ाया था, उसी से मिलता जुलता आपका ये वर्ड है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब है कि अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी ऐसी दवा जो क्या करती है, जो किसी पॉइजन को, किसी विष को काउंटरैक्ट करती है। काउंटरैक्ट का मतलब क्या होता है? काउंटरैक्ट का मतलब है कि उसको लड़ करके उसे नष्ट करने का काम करती है, और उसे हम एंटीडोट कहते हैं। इसको हिंदी में विषहर कहते हैं, या इसको हम विषरोधी कहते हैं। विषरोधी का मतलब है कि ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवा जो हमारे पॉइजन को, अगर हमारी बॉडी में कहीं पॉइजन है तो उस पॉइजन को नष्ट करने का काम करती है, उसे हम एंटीडोट कहते हैं। इसको थोड़ा और समझिए। सपोज दैट कि किसी को अगर किसी स्नेक ने बाइट कर लिया, किसी सांप ने काट लिया, तो आप देखिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहला सवाल यही कहता है कि भाई क्या आपने सांप को पहचाना या सांप को मार के आप ले आए? क्योंकि जिस सांप ने काटा होता है, डॉक्टर आपकी बॉडी में उसी सांप का जहर चढ़ाता है, और इससे क्या होता है कि दोनों जहर आपस में लड़ करके नष्ट हो जाते हैं। एक कहावत है हिंदी में कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। यानी एंटीडोट का मतलब है कि ऐसा मेडिसिन, ऐसा जहर जो दूसरे जहर को
नष्ट करने का काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको एंटीडोट कहते हैं। अ मेडिसिन दैट काउंटरैक्ट्स द पॉइजन ऑफ जो विष को मारने का काम करती है, ऐसी दवा को हम क्या कहते हैं, उसे हम एंटीडोट कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज अपने लेक्चर में मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 20 वर्ड्स मैंने आज आपसे डिस्कस किए। अपनी इस लिस्ट को मैं आगे भी कंटिन्यू रखूंगा और मैं आपको और भी वर्ड्स ये आपको वन वर्ड के पढ़ाता रहूंगा। और इसके बाद जब मैं इस लिस्ट को 100 तक पहुंचा लूंगा तो इसके बाद मैं आपको वन वर्ड ऑप्शन के फॉर्म में आपको दूंगा और आपको उसके आंसर्स बताने होंगे जो आपने पढ़ा होगा इन्हीं पर बेस्ड। So I think that you would have enjoyed the session, and one more thing, you will revise whatever you have studied. Thank you so much.